और मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्या है आज पेन डायरी भी लेके आप बैठे हैं और जो मजा क्या है ऐसे समझने में है ना, वो मजा क्या है बहुत ज्यादा स्लाइड से समझने में नहीं है। मैं आपको कुछ एकदम बेसिक से कुछ पढ़ाना भी चाहता हूँ, कुछ बताना भी चाहता हूँ। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इंडिया इसमें किस तरीके से वल्नरेबल है। ओके, हमको क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इसका हम ये 3 सिनेरियोज भी लेके चलेंगे। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इसका बेस केस सिनेरियो क्या हो सकता है और इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, अपन ये भी लेके चलेंगे। राइट, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें फिर कौन से सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट आ सकता है ये भी अपन देखेंगे। अपने पोर्टफोलियोज को बेसिकली कैसे अलाइन करना चाहिए, उसमें मेरा क्या थॉट है। सी आई डू नॉट नो एवरीथिंग, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने पढ़ने से जो सीखा है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो काफी सारे टॉपिक हैं, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले अपन देखते हैं जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है। अच्छा, आज ये मुझे लगता है कि नहीं ही चलाने देगा। मैं मेरा क्या हो रहा है, ये जो टैब है ना, ये जो पेन है बेसिकली डिजिटल पेन, वो एकदम माउस के जैसे काम कर रहा है और इसके कारण थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है मुझे। चलिए फिर भी अपन ट्राई करते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड मैंने कुछ नोट्स भी प्रेफर किए, कुछ मैं इसके लिए रेफर करूंगा। सो आप उसको समझते जाइएगा एक एक करके। अभी के लिए अपन समझते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, दुनिया में चल क्या रहा है दोस्तों। तो दुनिया में ये चल रहा है कि एक तो आपका जो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ओके, मतलब एक तरफ यूएसए, ठीक है, और ईरान, ये दोनों क्या है बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर आप समझ लीजिए। वैसे तो वो पूरा ओशियन है पर आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ समझ लीजिए इसके ईरान है और एक तरफ इसके यूएसए है। तो एक तरफ इसने ब्लॉक किया हुआ है, एक तरफ ये बोलता है कि हम किसी को नहीं निकलने देंगे जब तक हमारे देश पे यूएस से संकट है तब तक। ठीक है, और कुल मिला के दोनों वही काम कर रहे हैं। एक अपने बेचारा होने के नाम पे वो काम कर रहा है, दूसरा जो है वो ये बोल रहा है कि मैं दुनिया की सेवा कर रहा हूं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कुछ यहाँ पे देश हैं, आप समझिए ये जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ठीक है, और ये साउथ ईस्ट नेशंस का ना एक बड़ा जो ट्रेड रूट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बड़ा ये ट्रेड रूट होने के कारण बहुत सारी चीजें हमको इंपैक्ट हो रही हैं। तो क्या इंपैक्ट हो रहा है, और पहले समझिए अपन एक बार की वहां जो सिचुएशन है उसको भी एक बार को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हो क्या रहा है कि एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, उस पर ब्लॉकेट लगा हुआ है। दूसरी तरफ क्या है कि इन लोगों की जो पहल है सीज फायर की, उसमें भी कोई सक्सेस नहीं है। ठीक है, इसको उसकी कंडीशन मंजूर नहीं है, उसको इसकी कंडीशन मंजूर नहीं है। यूएसए बोलता है कि भाई तुम न्यूक्लियर में कुछ बना नहीं सकते, और ईरान बोलता है मैं न्यूक्लियर क्यों नहीं बना सकता। वो सब रख के बात करो, उसको साइड में रखो और पहले टेबल पे इस बात को लाओ कि वॉर कैसे बंद होना है, वॉर कैसे बंद होना है। यूएसए बोलता है कि वॉर तभी बंद होगा जब तुम हमारी सारी कंडीशन मानोगे। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसा आदमी जो है वो निगोशिएशन पे बिलीव नहीं करता, वो बेसिकली दूसरे को झुकाने पे बिलीव करता है। ही इज अ बुली, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक कोई सीज फायर भी नहीं हुआ, अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज भी नहीं हुई। इसके बाद एक मैं आपको बताता हूं मजेदार बात यार, जो मैंने नोटिस किया है। हमको ना ये नहीं देखना है कि मीडिया में क्या आ रहा है, मीडिया में क्या बोल रहे हैं और मतलब क्या दिखाया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। मुझे लगता है इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि मैंने ये देखा कि वेनेजुएला वाला अगर आप याद करें तो पहले वहां पे क्या है, 1-1.5 महीने से, ठीक है, वहां पे वो क्या है मिलिट्री बिल्डअप, अपना फायर पावर बिल्डअप वो कर रहा था, धीरे 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 वो कर रहा था। कौन? यूएसए। और उसके बाद इधर से बोल रहा था कि नहीं हम मदुरो से बात कर रहे हैं ऐसा वैसा, और फाइनली उसने क्या किया, मिलिट्री बिल्डअप करके उसको मतलब कब्जे में ले लिया उसको, राइट। इसी तरीके से जब ये मिडिल ईस्ट का वॉर शुरू होना था तो मिडिल ईस्ट के वॉर शुरू होने के टाइम पे भी यही काम हो रहा था, राइट। मिडिल ईस्ट के वॉर शुरू होने के भी पहले वहां का जो ओशियन है पूरा, जो मिडिल ईस्ट सी है, वहां पे क्या किया इन लोगों ने, पहले अपना पूरा मिलिट्री फायर पावर को वहां पे बिल्डअप किया। बड़े बड़े शिप्स भेज दिए, इनका जिब्राल्टर और पता नहीं क्या क्या जो भी है इनका, उतना सारा क्या है इन्होंने अब्राहम लिंकन और
जो भी है इनका, वो सारा का सारा मतलब कुल मिला के मिलिट्री बिल्डअप किया। और इधर क्या बोल रहा था कि नहीं हम तो ईरान से क्या है हम डील करने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, इधर से टर्की से दबाव बनवाएगा, इधर से दूसरे से दबाव बनवाएगा, मिडिल ईस्ट के नेशन से, ओमान से, कतर से, जिससे जिससे भी ईरान का कोई भी वास्ता है वो हर किसी से डिप्लोमेसी दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वो नाटक करेगा। पर अल्टीमेटली क्या होगा ना, अब हमको मीडिया में क्या दिखा रहा है हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब हो क्या रहा है अपन इस पे ध्यान देंगे। हमने क्या देखा दोस्तों पिछले दिनों में कि 10,000 सोल्जर क्या है यूएसए ने वहां पे मिडिल ईस्ट में भेजे, ठीक है। और हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये सीज फायर है, चलो अब क्या रुक जाएगा, क्योंकि पिछली बार ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो 10 दिन में खत्म हो गया। तो अपन को लगा कि, और हमको आपको नहीं, एवरीबडी वाज ऑफ दिस ओपिनियन एक्सेप्ट फ्यू सिनिकल माइंड्स जो बहुत शक की नजर से देखते हैं, दे आर राइटली सो अबाउट ट्रम्प। बट फिर भी कुल मिला के बात क्या है कि यूएसए अभी भी फायर पावर बता रहा है, अभी भी वहां पे कल सबमरीन उसकी पहुंच रही है, उसको भी वो बता रहा है। अब वो उसको डराने के लिए बताया जो भी करे, पर एक अल्टीमेट प्रूफ क्या मिल रहा है हमको, सिग्नल क्या मिल रहा है कि वहां पे और फर्दर मिलिट्री पावर डेवलप हो रही है। तो हम 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं। एक तो सिचुएशन क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, सीज फायर का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और सीज फायर ज्यादा टिकने भी नहीं वाली है, इमरजेंसी ऑक्सीजन में है वो। और तीसरे तरफ मिलिट्री बिल्डअप दोस्तों वापस से हो रहा है, ठीक है। अब मैं स्लाइड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, बट एज आई टोल्ड यू कि आज मेरा जो सिस्टम है इट इज नॉट सपोर्टिंग मी दैट मच। जस्ट गिव मी सम मोमेंट, इट्स बीइंग वेरी डिफिकल्ट यार। ओके, ओह थैंक गॉड, कई बार हिट एंड ट्रल काम आ जाता है दोस्तों। चलो, तो अब यहां पे एक और इसके साथ सिचुएशन है। एक तो अभी मैंने आपको बताया कि करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन हमने देखा कि कोई भी मजेदार नहीं है। चलिए इसके पैरेलल में कुछ और डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात हम करते हैं। अब ये क्या ट्रम्प इसी तरीके से करता रहेगा, मुझे नहीं लगता। कुछ टाइमलाइंस है दोस्तों। क्या टाइमलाइंस है? फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर में मिड इलेक्शन इनका होना है, ठीक है, अक्टूबर 2026 में। और क्या है, कुछ मतलब ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो ट्रम्प के थोड़ा अगेंस्ट जा रही हैं। इनका जो यूरोपियन यूनियन वाला जो पूरा इनका एक बहुत सॉलिड एलाई था, धीरे धीरे ना वो सब ट्रम्प से हो गए फ्रस्ट्रेट, ठीक है। और उनको समझ में आ गया ये ट्रम्प जो है ना ये किसी का सगा नहीं है, और ये एनी टाइम पे बीट्रे कर सकता है। और जैसे ही इन लोगों ने डेनमार्क का जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, जैसे ही ट्रम्प ने उसको लेने की बात की तो यूरोपियन एलाइज का भी दिमाग हिल गया, भाई साहब ये हो क्या रहा है, ठीक है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो लेजिस्लेटर्स हैं उन लोगों से यूएसए का अभी डिस्कशन चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा अपने को मालूम नहीं। बट अगेन यूरोपियन यूनियन एज एन एलाई इज नॉट हैप्पी विद द ट्रम्प एंड ओवरऑल द न्यू यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन। मिड इलेक्शन आना है और इसका जो ट्रम्प का अप्रूवल रेटिंग है वो ऑल टाइम लो पर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं कि जो ट्रम्प का भी वोटर बेस जो है ना, उसमें 2 तरीके के वोटर बेस हैं ट्रम्प के। एक तो ऐसे हैं भाई जो बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रम्प के साथ हैं, ये हमारा भगवान है जो करेगा करेगा। और दूसरा ये जो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि नहीं यार ये अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो इसके इस झांसे में थे, मागा वाले झांसे में, ठीक है। नाउ दोज पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन कि यार तुम तो पीस मेकर थे, तुम तो डील मेकर थे, क्या हुआ? व्हाई आर यू रेजिंग सो मेनी वॉर्स, एंड फॉर व्हाट, राइट। एंड एक और बड़ी बात दोस्तों कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है ना कि भले ही अभी आपको मालूम है कि यूएसए एक दिन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कुल मिला के प्रोड्यूसर बन गया है। 14.5 मिलियन बैरल्स जो है ना वो एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेनेजुएला का भी माल जो है वो आ गया है, ठीक है ना। वहां से भी यूएस की कुछ कंपनी काम कर रही है। उसके बाद भी क्योंकि ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो यूएसए में इस बार जो इन्फ्लेशन आया है अप्रैल का, वो 3 इयर्स हाई पे आया है और 3.8% आया है। तो अगर वहां के लोगों के लिए गैसोलीन के प्राइसेस, इन्फ्लेशन अगर वहां पे बढ़ेगा, तो यूएसए का जो नॉर्मल सिटीजन है दोस्तों, कोई भी वहां पे हैप्पी नहीं है। सो दी मतलब ट्रम्प इज ऑल्सो रनिंग ऑन अ डेडलाइन। ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रम्प जब तक जो चाहेगा वही करता रहेगा, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों आज का डिस्कशन, और आई होप आप यहां से जरूर कुछ ठीक ठाक लेके जाएंगे। तो एक तो हमने देखा कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, दूसरा हमने देखा कि टाइमलाइंस क्या चल रही है। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, फिर हमको सबको आपस में जोड़ना है। तो हमने ये दोनों बातें कर ली कि अभी सिचुएशन और टाइमलाइन क्या चल रही है। अब इसका इम्पैक्ट जो है, ठीक है,
अभी हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक ऐसी बॉलीवुड की ड्रामा वाली पिक्चर बनाने वाले हैं कि हम पहले बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। हमने बात की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती दिख रही, यू आर विद मी। टाइमलाइंस, टाइमलाइंस इज नॉट एट ऑल इन द फेवर ऑफ ट्रम्प, ठीक है, क्योंकि मिड इलेक्शन है। और अच्छा, एक और मैंने आपको क्या है लास्ट वाले में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, माफ कीजिएगा, एक मिनट। ओके, एक मैंने आपको लास्ट वाले पॉइंट में टाइमलाइंस में एक चीज बताना भूल गया कि भाई यूएसए के जितने भी कोर्ट्स हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब जो है ट्रम्प के अगेंस्ट में रूल कर रहे हैं कि इसने जो भी अपनी पॉलिसी वॉलिसी लाई है ये सब मतलब क्या है, पब्लिक को नुकसान कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, सो दिस इज नॉट लीगल। तो अगेन टाइमलाइंस और जो सिचुएशंस है वो ट्रम्प के फेवर में नहीं है। अब ये दो चीजों को अपन रखते हैं अभी होल्ड पे, ठीक है। अब अपन समझते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, और इंडिया में एग्जैक्टली क्या चीज इंपैक्ट हो रही है। तो सबसे पहले है दोस्तों सप्लाई चेन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ डॉट्स को कनेक्ट करूं, आप मेरा साथ दीजिएगा इसमें। तो अपन सप्लाई चेन के बारे में समझते हैं। एक बात बताइए, कोविड में जो लोग नहीं बचे उनके लिए खेद है, पर कोविड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, मेरे हिसाब से ना, लोग अपने यहां उतने नहीं मरे जितना इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है दूसरे देशों में मरे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। तो जब मोदी जी की अभी पहली जो अपील थी उसमें उन्होंने, और बीच में भी एक आधी दो बार उन्होंने क्या किया, कोविड का रेफरेंस लिया था, आपको याद है। मुझे लगता है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ये अगर हो जाता है ना दोस्तों, तो ऐसी जो कंट्री है, कोई भी ऐसी कंट्री, ठीक है, जिसका इकोनॉमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर अपना तो बहुत ज्यादा डायरेक्टली है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से सप्लाई चेन पे डिपेंड करता है। मतलब हमारी इकोनॉमी को चलने के लिए दोस्तों एनर्जी यानी क्रूड, हमारे इंडस्ट्रीज को चढ़ने के लिए गैसेस यानी एलएनजी, ये चाहिए ही चाहिए दोस्तों। और हमारा जो एक्सपोर्ट का रूट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ट्रेड रूट है, 40% ट्रेड्स का ऑलमोस्ट, वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ऐसा कोई भी देश, देखो ऐसा कोई देश नहीं है जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से जिसको फर्क ही ना पड़ता। बट बात ये है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से फर्क पड़ने के कारण हमारी जो गले की फांस है ना वो ज्यादा बड़ी हो गई यार। चाइना इतना परेशान नहीं है, चाइना अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का 4.5 मिलियन बैरल क्या है कर चुका है आज के डेट में। चाइना हैज बिकम वे अहेड, चाइना इज वे अहेड ऑफ अस। पर हमारे यहाँ पे ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, मतलब आप समझिए कि आपको कुछ गुड्स बनाना है यहाँ पे, ओके, उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट होने का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट क्या है आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो क्या है, ब्लॉक है। अब आपने माल बना लिया दोस्तों, अब आपको फिनिश्ड गुड्स भेजना है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल चाहिए था, कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस चाहिए थी, उसका भी आने का जो रूट था वो क्या है, क्योंकि ज्यादातर ये जो फ्यूल और ये सब है वो किससे आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। थोड़ा और निगेटिव सुनना चाहते हैं, आइए सुना देता हूं। हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखिए अपन बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एकदम भुखमरी तो नहीं है, पर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा फॉस्फोरस बेस्ड खादों पे, डीएपी पे क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और ये फॉस्फोरस जो है ना, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट, और ज्यादातर मैक्सिमम फॉस्फोरस कहां से आता है दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आता है। तो आपको एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, आपको गुड्स में प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण आपकी फ्यूल में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कुछ बेसिकली एग्जांपल बताऊंगा कि क्या चीज में प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल में, भाई सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई तो क्या चीज इंपैक्ट हो रही है, सबसे पहला रॉ मटेरियल। दूसरा क्या इंपैक्ट हो रहा है, फ्यूल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इंपैक्ट हो रहा है। और ये फ्यूल जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो फ्यूल्स हैं वो भी हैं इसका पार्ट, जो आपके पेट्रोलियम का पार्ट है, राइट। ये जिस इंडस्ट्री में जहां भी काम हो रहा था उसमें इंडस्ट्रियल गैसेस, फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये सब इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ गया, मैं उसी पॉइंट को बार बार नहीं बोलूंगा। और दूसरा फिर क्या इंपैक्ट हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। दूसरा इंपैक्ट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट। इन सेक्टर्स में जो लोग भी काम करते थे, ठीक है, या काम कर रहे हैं, अगर अब वो फैक्ट्री नहीं चलेगी ज्यादा दिन, या उस फैक्ट्री में क्राइसिस रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि वहां का जो एम्प्लॉयमेंट है या वो जो एम्प्लॉय है वो क्या खुश रहेगा, नहीं रहेगा। तीसरा, वन ऑफ द बिगेस्ट वरीज, आईएनआर का डेप्रिसिएशन। दिस इज वेयर विच वी हैव टू
दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। ओके, हम इसके लिए ना पूरा अलग से, मतलब आईएनआर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इसके लिए अपन अलग से एक अपन टॉपिक से इसको समझते हैं। और मैं कोशिश कर रहा था कि ये मेरा अच्छा स्लाइड जो है वो बैक हो जाता, पर ये मान नहीं रहा दोस्तों, मुझे माफ करना। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ क्या है नोट करना चाह रहा था, बट इट्स ओके। चलिए मैं बताता हूँ। तो अभी तक हमने क्या देखा था, सिचुएशन हमने देखा। ओके, फिर हमने क्या देखा, टाइमलाइंस हमने देखा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना। इम्पैक्ट ऑन अपन इंडिया देख रहे थे। ठीक है, व्हाट इज गेटिंग इम्पैक्टेड अभी अपन ये देख रहे थे। तो हम ये कड़ी पूरी करते जा रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया अपन देख रहे थे बेसिकली। तो इम्पैक्ट ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। दूसरा हमने क्या देखा कि एम्प्लॉयमेंट पे, जो उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में हमने क्या देखा, रॉ मटेरियल देखा। हमने देखा कि और वहां पे क्या हो रहा है, जो फ्यूल है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम। तीसरा अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं आईएनआर का डेप्रिसिएशन। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हैज वरीड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, अब आप समझिए, एक चीज होती है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बेसिक में आपको ले चलना चाहता हूं। एक चीज होती है कैड, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बेसिकली क्या है, ये ना ये अपने देश का करंट अकाउंट है। ये करंट अकाउंट बेसिकली क्या कहता है, जब आप करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि हम किसकी बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे। ठीक है, अपने पास जो इंटरनेशनल करेंसी है यानी डॉलर, वो आ ज्यादा रही है या ज्यादा ज्यादा रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे अपने जो हमारे देश के एनआरआईज हैं, ठीक है, जो देश के एनआरआईज हैं, जब वो कमा के रेमिटेंसेस को घर भेजते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, डॉलर आता है। हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, डॉलर आता है। ठीक है, हम जब अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी जब हम करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या आता है, डॉलर आता है। ठीक है, तो कुछ रूट्स हैं जहां पे हमारे पास डॉलर आ रहा है। ओके, और कुछ रूट्स हैं जहां पे हम, जहां से हमारे पास डॉलर जा रहा है। वो कौन से रूट हैं, अच्छा नहीं लगेगा सुन के, पर सबसे ज्यादा जो हमारा कुल मिला के जो इंपोर्ट है, जो क्रूड ऑयल बेसिकली जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल रुपीज में ट्रेड नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल डॉलर में ट्रेड हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। तो डॉलर बेसिकली आउटफ्लो हो रहा है हमारे पास से। ठीक है, दूसरी बात, हम जो भी रॉ मटेरियल, जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए डॉलर क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। साथ ही में ये बोलना बहुत जरूरी है कि जब हम गोल्ड भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो गोल्ड भी किस में आ रहा है दोस्तों, डॉलर में आ रहा है। तो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या कहता है कि आपके पास जो टोटल करेंसी का इनफ्लो आया, और बेसिकली और जितना करेंसी आपके पास आया और आपके पास से कितना करेंसी गया। तो हमारे यहां पे चूंकि इंपोर्ट, इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसके यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या रन करते हैं, करंट अकाउंट हमारा सरप्लस होना चाहिए था, पर क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। गॉट इट, इसलिए हम बोलते हैं सीएडी। होता क्या है कि जैसे जैसे ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता रहता है, ठीक है, तो ये किसी भी देश की जो करेंसी है, ठीक है, अगर ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है आपके पास, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, और करेंसी आपके पास, इंटरनेशनल करेंसी अगर आपके पास कम बच रही है, मतलब आपके पास डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो आपकी जो होम करेंसी है वो क्या होगी, वो डीवैल्यू। और अब आईएनआर और डॉलर के बीच में बहुत सारा रिलेशन है, मुझे टाइम देखने दीजिए बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस इन। ओके, गॉट इट। अभी अपने पास करीबन आधा घंटा है, मैं आप लोगों का फोकस चाहता हूं, तो अपन इसको बहुत अच्छे से आज समझते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट सरप्लस की हमने बात की। करंट अकाउंट सरप्लस अनफॉर्चुनेटली है नहीं हमारे पास, हमारे पास क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। क्यों है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमको डॉलर में पे ज्यादा करना पड़ता है, और हम एक्सपोर्ट करके
कम कमाते हैं। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर किसी भी कंट्री का बढ़ता रहेगा तो उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उस पर प्रेशर आता रहेगा। आओ दोस्तों अब इसको हम जोड़ते हैं। समझिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण और इस समय जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण ये एक समझिए क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का वो है, ऑयल रिफाइनरी है, ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन चालू है अपने तरफ से, पर बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो आप तक ये क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो जो पहुंच नहीं पा रहा है, तो जो जो पहले आसानी से पहुंच जाता था $70 पर बैरल पे, अब वो कॉस्ट हो गई दोस्तों $110, $120 पर बैरल। मतलब अगर अपने इंडिया को 20 मिलियन बैरल लग रहा है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, 20 मिलियन बैरल लग रहा है, तो पहले वो $70 पर बैरल के हिसाब से आता था, $70 पर बैरल के हिसाब से, अब वो कितने के हिसाब से आ रहा है दोस्तों, आप इंटू कर लीजिए कि अब वो 120 से आ रहा है। मतलब कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लगभग $50-60 इंटू जितने मिलियन बैरल्स आप खरीद रहे हैं उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ऑयल आप पहले आप 100 केजी ऑयल खरीदते थे, 100 लीटर ऑयल खरीदते थे, आज भी आप 100 केजी खरीद रहे हैं। पहले आप उसको खरीदते थे लगभग $500 में, आज आप खरीद रहे हैं उसको कितना, लगभग $800 में। तो आप बताइए डॉलर का ज्यादा आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? और अगर डॉलर का ज्यादा आउटफ्लो होगा तो क्या होगा दोस्तों, आईएनआर क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। अभी अभी हमने देखा, क्योंकि हम कैड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको डॉलर ज्यादा करना पड़ रहा है। दुखद क्या है, ऊपर से ये मिडिल ईस्ट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है और बस क्या है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज है, ये तो है ही है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर जो, अगर ये मिडिल ईस्ट का टेंशन एस्केलेट हो गया तो प्रोडक्शन भी इंपैक्ट होगा, और वहां पे बहुत सारी जगह पे हुआ है, आपको मालूम है, वो कतर हो, दुबई हो, कहीं कहीं पे हुआ है। अब एक बार वो प्रोडक्शन हो गया तो वो ना बेसिकली इस तरीके से, नल का कोई टैब नहीं है कि उसको आपने खोला और वो वापस से चालू हो गया। ठीक है, वो क्या होगा, अगर एक बार वो बंद हो गया तो उसको वापस आने में 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर क्या है लग जाते हैं, मतलब 3 महीने से 6 महीने ये सब स्टेबलाइज होने में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, और अगर जो एलएनजी है, जो गैसेस हैं, उनका होने में तो कई बार 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर भी लग जाते हैं दोस्तों। तो आप समझिए कि जो बोलते हैं ना कि तोड़ने में टाइम नहीं लगता पर जोड़ने में टाइम लगता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट करने में इनको गधों को एक भी टाइम नहीं लगा, पर इसको वापस से रीबिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा। और जितना ये देरी होगा उतने दिनों तक हमको क्रूड ऑयल जो है दोस्तों, वो क्या करना पड़ेगा, हमको महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। उतने दिनों तक हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या रहेगा दोस्तों, बढ़ा रहेगा। उतने दिनों तक आईएनआर पे जो प्रेशर है वो बनता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब इसके बाद अभी वो जो कमेंट वगैरह आया बहुत सारा कि मतलब मोदी जी ने बोला कि अब आप कम घूमिए, ये करिए वो करिए, तो अपना रैली वैली में क्यों इतना यूज कर रहे हैं, है ना। अब आप में से कुछ लोग अवगत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जब आप गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली जब आप ज्वेलरी वाली गोल्ड जो है, डिस्क्रिशनरी बाइंग हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसको जरूरत है देखो वो तो लेगा ही, जो भी है। पर जब हम गोल्ड बाई करते हैं दोस्तों, तो ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, गोल्ड और ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जितना टोटल कंजम्पशन है इंडिया का गोल्ड को लेके, उसमें से सिर्फ 1% इंडिया में होता है। ओके, मिनिमम 85% गोल्ड जो है हमारे यहाँ टोटल कंजम्पशन का वो इंपोर्ट होता है। तो आप पूछेंगे बाकी कहाँ गया सर, दोस्तों कुछ गोल्ड पहले से है वो रिसाइकल भी तो होता है ना। आप ही जाके पुरानी ज्वेलरी देके नया वो करवा लेते हैं, उसमें क्या है। तो 85% गोल्ड अगर इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली फिर से आप इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या खर्च कर रहे हैं दोस्तों, डॉलर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और डॉलर अगर आप फिर से खर्च करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्या होगा, फिर बढ़ेगा और फिर आईएनआर पे प्रेशर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई। तो इसीलिए जब मोदी जी ने बोला है कि हमको कोशिश करना है कि गोल्ड की बाइंग जब तक बहुत अधिक जरूरी हो ना करें, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो बेसिकली इन सब चीजों को देख के कह रहे हैं। और 2-2 बार उनकी स्पीच आ गई है, मे बी गवर्नमेंट कैन टेक सम स्टीप मेजर्स इन द कमिंग डेज। ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है।
और मैं इसमें क्या बता सकता हूं, तो आपको मैं वापस से बार बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि अपन कोई कड़ी भूले ना। तो हमने सबसे पहले देखा कि सिचुएशन क्या चल रही है, फिर हमने देखा कि टाइमलाइंस क्या है भाई ट्रम्प के पास जो इतनी बदमाशी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज बीइंग इम्पैक्टेड, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमने देखा कि हमारा सप्लाई चेन दिया वो इम्पैक्ट हो गया, है ना, एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फ्यूल्स इम्पैक्ट हो गए, ये सब हमने देखा। सप्लाई चेन जब मैं बोल रहा हूं तो आप ये मत समझना कि फ्यूल के लिए आपने बोल तो दिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ इसके लिए, और आपके एक्सपोर्ट गुड्स की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और इम्पैक्ट हो रहा है दोस्तों आईएनआर, हमारी इंडियन करेंसी। पर उसको हमने एक बिल्कुल अलग उसमें लिया है कि आईएनआर को हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। आईएनआर के ऊपर दोस्तों अपन और बात करेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया कि अगर पहले मैं वही चीज को $100 देके खरीद रहा था, अब मैं उसी चीज के लिए $150 दे रहा हूं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब ये ऐसी बात हो गई, समझिए कि एक बार को ना आप ये क्रूड ऑयल गोल्ड ये सबको भूल जाइए। मान लीजिए सप्लाई चेन डिसरप्शन है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मैं बार बार बना रहा हूं, ये कट हो गया है, अब यहां से रॉ मटेरियल जो है नहीं आ पा रहा है। तो इसको कैसे देखना है दोस्तों, कि मान लीजिए पहले सब्जी मंडी में, ठीक है, सब्जी मंडी में पहले 100 किलो टमाटर हुआ करता था, ये आपका रॉ मटेरियल है, अब 100 नहीं हुआ, अब आपके पास कितना है, केवल 10 किलो टमाटर है। तो आप बताइए ये 10 किलो टमाटर ज्यादा महंगा बिकेगा या नहीं बिकेगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया भाई, है ना। अब इसी पहले 1000 लोग 100 किलो टमाटर लेते थे, अब यही 1000 लोग के लिए होल केस की लगी है, 10 किलो के टमाटर की लगी है। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अब आइए आपको कुछ याद दिलाऊं, 28 फरवरी को ये वॉर स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सबके पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्रीज तो होता ही है। तो मार्च तो दोस्तों उन लोगों ने खींच लिया कैसे भी करके, मार्च 2026 निकल गया, मतलब जेएफएम का क्वार्टर उनका ले देके निकल गया, मतलब Q4 का जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। पर एक्चुअल क्राइसिस कहां पे हो रहा है दोस्तों, अप्रैल, मई, जून, अगर ये नहीं रिजॉल्व हुआ तो ये जो Q1 है ना, this Q1 can be badly impacted. Again, why? Because raw material, again due to supply chain disruption, will be very, very costly and it will directly impact the earnings of the corporate. ठीक है, कॉर्पोरेट की अर्निंग भैया, अब पहले क्या है, 100 रुपए में माल बेचता था, उसको रॉ मटेरियल पड़ता था पहले 20 रुपए का, तो इसके पास बचता था, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है मान लीजिए वो 80 रुपए बचता था। अब क्या हो गया, 100 रुपए कंपनी बेच रही है क्योंकि अचानक से तो कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकती, मान लो 110 भी कर दी, पर अब रॉ मटेरियल आ रहा है 50 रुपए का, तो भी इसके पास कितना बचा, 60 रुपए। तो कंपनी के जो मार्जिन है वो क्या होंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि Q1 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपको ये जो रायता फैला है ना उसका असर आपको दिखेगा। और आपको क्या लगता है कि मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं, मार्केट्स बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे ऑलवेज एंटीसिपेट द फ्यूचर। मार्केट्स ये सब देख रहे हैं कि ये जो इम्पैक्ट है ये बेसिकली Q1 में होगा, ठीक है, और इसके कारण मार्केट्स गिर रहे हैं। आइए, पर अभी अपना आईएनआर का जो डेप्रिसिएशन वाला है ना, पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, पर उससे क्या क्या लिंक हो रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने बोला कि डॉलर क्या है ना, डॉलर की कीमत क्या है हमारे रुपीज के अगेंस्ट में बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा डॉलर डिमांड कर रहे हैं। क्यों, अपनी खुशी से नहीं, क्रूड ऑयल पहले जितने का आता था अब उससे बहुत ज्यादा कीमत का आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया मान लीजिए, ठीक है। और हमारी मजबूरी है कि बिना क्रूड ऑयल मंगाए चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश के पास में 50 डेज का रिजर्व है, 50 डेज का भी रिजर्व बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि रशिया से भी हम मंगाएं, कहीं से भी मंगाएं, पर वो रूट भी लंबा है और इतना रिस्क लेके आ रहे हैं, तो जो शिपिंग का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो सब भी बढ़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल तो आपको सस्ता मिलने से रहा भाई साहब, वो तो 110 120 जो भी मिल रहा है वो चलेगा ही चलेगा। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब आपको रॉ मटेरियल महंगा मिलता है, जब आपको क्रूड महंगा मिलता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको नहीं लगता हम अपने देश में इन्फ्लेशन, मतलब जो चीज आपको पहले 100 रुपए में मिल रही थी अब वो चीज आपको 150 रुपए में मिल रही है, तो ये क्या है दोस्तों, ये इन्फ्लेशन नहीं है तो और क्या। तो हम बेसिकली अपने देश में कुल मिला के इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बेसिकली एक बैलेंस बता रहा है डिमांड और सप्लाई का, पर यहाँ पे क्या है, डिमांड इतनी नहीं बढ़ी है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, सप्लाई शॉक हो गया है। सप्लाई शॉक के कारण ये इन्फ्लेशन जो है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा
अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रह गया तो ये इससे क्या होगा कि इससे आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ेगा और आरबीआई मॉनेटरी टाइटनिंग करेगी। मतलब अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आरबीआई ये बोलेगी कि भाई अब हमको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बढ़ाना पड़ेगा, भले ही ट्रांजिएंट बढ़ाएंगे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बढ़ाएगी। और अल्टीमेटली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बढ़ाएगी, जब आरबीआई सेंट्रल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जिस बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिजनेसेस डेट में फंड लेके फंड रेज करके जिस पे बिजनेस करते थे, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ता है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो कंपनीज के जो मार्जिन है वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। और कंपनी के मार्जिन कम होते हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं दोस्तों, उनके रिजल्ट्स खराब आते हैं, राइट। कॉर्पोरेट की अर्निंग्स बेसिकली क्या हो जाती है दोस्तों, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स हो जाती है बेकार। ठीक है, इतना ही नहीं, वो मेरे को वो याद आ गया रील वाला, रुको जरा सबर करो। तो अब इसमें क्या है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा और आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, ठीक है, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, तो हमारी आपकी सबकी आज जो चाहते हैं कि भैया कार खरीद लो, है ना, घर खरीद लो, अगर यही सब अभी 7-8% में मिल रहा है तो मजा आ रहा है। पर वही अगर आप सोचिए 12-13% हो जाए, या मैं बोलता हूं वो जरा सा भी मूव कर जाए, 9% हो जाए, 10% हो जाए, तो ऑब्वियसली जो एग्रीगेट डिमांड है ना, जो एग्रीगेट डिमांड है किस चीज की दोस्तों, जो एग्रीगेट डिमांड है किस चीज की, चीजों को कंज्यूम करने की, जो कंजम्पशन की डिमांड है ना, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और आइए समझते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू, हम आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड, ठीक है ना, या कंजम्पशन प्लस जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लस जो कॉर्पोरेट्स कमा रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या होगा, माइनस अपना जो भी इसमें क्या है, नेट अपना जो एक्सपोर्ट आ रहा है या रेमिटेंस आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, या प्लस आप कर लीजिए, ये बेसिकली प्लस नेट एक्सपोर्ट है, पर इवेंचुअली मैंने उसको माइनस इसलिए लिखा था क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो नेट एक्सपोर्ट वाला फिगर है ना, ये हमेशा नेगेटिव आता है, तो बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप समझिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्या होगा, कंजप्शन डिमांड पे यार सब चीजें महंगी मिलने लग जाएगी, तो फिर आप क्या है, उतनी खुशी से घड़ी नहीं खरीदेंगे, उतनी खुशी से आप डिस्क्रिशनरी जो विश वाला है ना, वो अपन नहीं करेंगे, उतना कंजम्पशन नहीं करेंगे। महंगाई होगी तो आदमी पहले जरूरतों पे ध्यान देगा, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मान लो अपनी तरफ से कर ही रही है तो ये न्यूट्रल है, पर अगर महंगाई बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल्स बढ़ जाएंगे, ये सब के साथ में प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए बढ़ जाएगी, तो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स क्या होगी, डाउन होगी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होने वाला है, जीडीपी डाउन होने वाला है। और इनफैक्ट जेपी मॉर्गन और दूसरे बड़े कंपनीज की जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि पर $10 पर बैरल में जो इंक्रीज है वो इंडिया के जीडीपी को 0.2 से 0.4% तक इंपैक्ट करता है। मैं टाइम देख लूं यार, इससे अच्छा कि मैं भावनाओं में बह जाऊं और आप भी मेरे साथ बह जाएं और टॉपिक पूरा ना हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहे ना, तो इससे अपना क्या अल्टीमेटली इंपैक्ट होने वाला है दोस्तों, जीडीपी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ रहा होगा। और ये जो रिड्यूस्ड जीडीपी है, अगेन मार्केट्स क्या कर रहे हैं दोस्तों इसको, अच्छा जीडीपी क्या है वैसे, जीडीपी क्या है, हमारा आपका सबका आउटपुट है कि हम आप कितना नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट्स हो। तो अगर कॉर्पोरेट की अर्निंग्स वैसे भी डाउन होगी तो क्या होगा, जीडीपी वैसे भी डाउन होगा। मार्केट इन सबको एंटिसिपेट कर रहा है, मार्केट इज ट्राइंग टू प्राइस इन ऑल दीज सिनेरियोज। दैट इज व्हाई यू आर लुकिंग एट कि यूएस का मार्केट चाहे बराबर रहे, चाहे ग्लोबल मार्केट्स बराबर रहे, कुछ भी रहे, भाई साहब अपना जो निफ्टी है ना, ये क्या है, बिल्कुल भी कुछ नहीं रहने दे रहा, ये दुखी कर रहा है अपने को। somewhere markets are trying to price in all these pressures। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। आइए अब इसमें अब फटाक से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखा सिचुएशन क्या चल रहा है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड है, दुनियादारी, ये सब हमने देखा, टाइमलाइंस हमने देखी, ठीक है, फिर हमने देखा व्हाट इज बीइंग इम्पैक्टेड, और लास्ट में हमने देखा कि व्हाई इट इज बीइंग इम्पैक्टेड। आपको तो मालूम है सिचुएशन के कारण इम्पैक्ट है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ लॉन्ग। हमने बहुत कुछ समझ लिया कि यार रूपी पे बहुत प्रेशर है, कैड ये है, जीडीपी पे फर्क है, अपन ने सब समझ लिया, मान लिया अपन सब समझ लिया। द क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक रहेगा ये सब।
इसके लिए मैंने 3 सिनेरियोज लिए हैं। एक मैंने लिया भाई साहब वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ मैं ऑडिबल हूँ। कोई मुझे क्वेश्चन एंड आंसर में प्लीज लिख के बता सकता है क्या? अपन वापस हैं, आर वी बैक? आई एम सो सॉरी फॉर डिसरप्शन, but again sometimes you have the situation that is completely out of your control. Okay, okay, sure, thanks a lot. आई बिलीव आप सब मेरे साथ बने हुए हैं और आपको क्या है ये समझ में भी आ रहा है, राइट? आप कोई क्वेश्चन एंड आंसर में मुझे एक बार कंफर्म कर सकता है क्या प्लीज? आप लाइन पे हैं क्या? Am I audible? ओके श्योर। तो दोस्तों हमारे पास अब क्या है, लास्ट के 5 मिनट बचे रह गए हैं और हमको ये सब कंक्लूड करना है। ओके, एंड रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, पर यहाँ पे सिचुएशन आज उतनी नॉर्मल नहीं है। somehow आई एम स्ट्रगलिंग विद ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड कि आई विल इंश्योर आई डू नॉट ट्रेवल व्हेन आई हैव टू टेक सम वेबिनार। सो नो प्रॉब्लम। दोस्तों हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे कि सिचुएशन हमने समझ लिया, टाइमलाइंस हमने समझ लिया, व्हाट इज इम्पैक्टेड हमने ये भी समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए? तो हमने बेसिकली 3-4 सिनेरियोज लिए हैं दोस्तों। एक वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस केस सिनेरियो, एक बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर आप मेरी तरह ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपको मालूम है कि बेस्ट केस क्या है, बहुत कम होता है, ठीक है, और वर्स्ट या बेस्ट केस होता है। तो आइए समझते हैं, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया ना तो क्या होगा। गिव मी अ मोमेंट।
बट वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। चलो वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, क्या क्या कोविड जो है, वो कोविड कितना दिन लास्ट किया था? 6 महीना, 1 साल, 2 साल? द पॉइंट इज, अगर ये सप्लाई चेन डिसरप्शन ऐसे बना रहा, भले ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, ठीक है, अगर ये सप्लाई चेन डिसरप्शन ऐसे बना रहा, तो आज के डेट में इकोनॉमी इतनी ज्यादा आपस में इंटीग्रेटेड है कि ऐसा नहीं है कि जो साउथ ईस्ट एशिया में प्रॉब्लम हो रहा है उसका असर आपको यूएसए में नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि यूएसए में जितने भी डेटा सेंटर हैं, उसका मैक्सिमम जो मेमोरी चिप्स है वो कहां से जा रही है? साउथ कोरिया से ही तो जा रही है, ठीक है। और साउथ कोरिया का बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट है वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, राइट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इन्फ्लेटेड प्राइस पे या इतने हाई इन्फ्लेशन पे ये वर्ल्ड ना बहुत दिन इस डिस्ट्रप्शन से सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम है। अब कितनी प्रॉब्लम है? वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं मान के चल रहा हूं कि ये 6 महीने से साल की प्रॉब्लम। क्यों मैं 6 महीने ले रहा हूं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मिड अक्टूबर में इनका इलेक्शन, जब मिड इलेक्शन है अक्टूबर 2026 में, तो ट्रंप एक ना एक टाइम पे ये सब रायता छोड़ के अपने इलेक्शन पे भी ध्यान देगा, उसको अपनी कुर्सी भी बचानी है, राइट। तो ये तो हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। और वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि पहली बात तो वर्स्ट केस सिनेरियो इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ कि एंडलेस टाइमलाइन जो है वो इस पे कंटिन्यूटी नहीं रह सकती, क्योंकि वर्ल्ड सर्वाइव नहीं करेगा। एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रंप को और बाकी लोगों को भी अपोज करने लग जाएगा, जो भी इस वॉर को कर रहे हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो चाहे इजराइल। हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी हैव टू क्विक दिस, राइट। और दूसरा केस सिनेरियो, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो रहा भी, तो कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं और इसका वर्ल्ड पे जो इम्प्लीकेशन पड़ेगा, उसके जो सेकंड ऑर्डर और जो थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट्स हैं दोस्तों, हम वो बात भी नहीं कर सकते। बेसिकली हम उतना अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो ऑर्डर है ना, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। पूरी कंट्रीज जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगी और बहुत अलग तरीके के सिनेरियो में चले जाएंगे। सो देयर इज नो वर्स्ट केस सिनेरियो इन माय ओपिनियन। बेस केस सिनेरियो में क्या मान के चल रहा हूं कि 3 महीने से 6 महीने का डिस्ट्रप्शन रह सकता है। इसके कारण एक ट्रांजिटरी, मतलब एक टेम्परेरी इन्फ्लेशन क्या है, हमको तो अपने इंडिया से पहले मतलब है ना, तो इन्फ्लेशन अपने पास आएगा। इन्फ्लेशन आने के कारण हमारी ऑलरेडी कंप्रेशन से बाहर जाती जो इकोनॉमी थी, वो अब क्या होगा, वो मान लो एक टेम्परेरी इस तरीके के पाथ में जाएगी और उसके बाद रिकवर होगी। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि Q1 और Q2 बेकार तरीके से इंपैक्टेड रहेंगे और अर्निंग्स आपको कॉर्पोरेट की खराब दिखेंगी, और Q3 ऑनवर्ड्स फिर आपको वापस से अर्निंग में इंप्रूवमेंट दिखेगी, अगर 3 से 6 महीना ये वॉर खिंचता है और चलता है तो, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो में ये है कि भैया भगवान ने इसको सद्बुद्धि दे दी कहीं ट्रंप को, और मान लीजिए 1 महीने के अंदर ये खत्म हो गया, ठीक है। 1 महीने के अंदर अगर ये खत्म हो गया तो आपको Q3 ऑनवर्ड्स क्या है ये दिखने लग जाएगा। माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं वो टाइमलाइंस के बारे में थोड़ा सा मैंने वैसा बता दिया। बेस केस सिनेरियो में मैं ये मान के चल रहा हूं कि 3 महीने से 6 महीने ये वॉर जो एक्सटेंडेड रहेगा, तो आपका पूरा जो FY27 है, पूरा FY27 बेसिकली क्या होगा, ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंपैक्टेड रहेंगी एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट योर स्टॉक मार्केट और MF रिटर्न्स, एंड यू हैव टू पिक ऑल दोज कैटेगरीज अकॉर्डिंगली कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 8 से 10% भी अगर आपको अर्निंग्स आ गई कॉर्पोरेट्स की, और उस हिसाब से 8 से 10% भी अगर बेस केस में आपका रिटर्न बन गया, तो आप समझिएगा यू विल बी बेसिकली आउट परफॉर्मिंग द इंटायर मार्केट्स, ठीक है। तो बेस केस इज नॉट वेरी हैप्पी केस। और बेस्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूं कि अगर 1 महीने के अंदर ये वॉर सुलझ जाता है, तो ये जो इन्फ्लेशन और ये जो Q3 वाला मैं आपको समझा रहा था, बेसिकली ये बेस्ट केस के लिए था कि Q3 ऑनवर्ड्स, मतलब आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है ना, बेसिकली वहां से आपको अर्निंग्स के वापस से अपग्रेड दिखने चालू हो जाएंगे। और Q1 और Q2 तो दोस्तों बेस्ट केस में भी इंपैक्टेड रहने वाला है, लेट मी टेल यू दिस। मतलब बेस्ट केस सिनेरियो इस बार मुझे इक्विटी मार्केट्स के लिए बेसिकली ये लग रहा है कि अगर आपका 12% का भी रिटर्न बन जाता है तो यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है, इन ऑर्डर टू कंक्लूड ऑल दिस, हमने क्या डिस्कस कर लिया, सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली, हमने टाइमलाइंस डिस्कस कर ली कि ट्रंप के अगेंस्ट में क्या है, हमने ये देख लिया कि व्हाट इज बीइंग इंपैक्टेड एंड व्हाई इट इज बीइंग इंपैक्टेड, और इंडिया में क्या असर पड़ रहा है। तो इंडिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों, वो है इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन एक तरफा नहीं, हर तरफ का। केवल फ्यूल के कारण इन्फ्लेशन नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है, हमारी जो कंपनीज है वो ठीक से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि माल ही नहीं आ जा रहा है, राइट। तो ये कई तरीके का इन्फ्लेशन है और बेसिकली कंजम्पशन डिमांड जो है उसके स्लो डाउन का ज्यादा खतरा है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एलिवेटेड रहने का ज्यादा खतरा है, और कुल मिला के जो ग्रोथ हम सोच रहे थे कि जीडीपी जो 6-8 क्वार्टर के बाद में वापस से रिवाइव हो रही थी, तो वो क्या हो सकती है दोस्तों, डिले हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो में मैं ये मान रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि Q3 ऑनवर्ड ही अब क्या है, आपको अर्निंग्स ठीक दिखेंगी, और Q1 और Q2 के खराब अर्निंग्स के लिए बेसिकली आपको तैयार रहना है, अर्निंग्स में ड्रॉप आपको मिलेगा। सो बेसिकली आज का जो वेबिनार था वो इसी बारे में था कि व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड हम उसके बारे में अपनी स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं, हमको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्यों रुपये पे इतना प्रेशर है, क्यों एफआईआईज जो है सेल कर रहे हैं, और एक आधी पॉइंट क्या है कुछ रह गए हैं ड्यू टू प्रॉब्लम एट माय एंड, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, और हम इसको वापस से क्या है कवर जरूर करेंगे दोस्तों। आई होप आपको जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। इसी तरीके से हमको ज्वाइन करते रहिए, हमको फॉलो करिए, हमारे साथ टच में रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।